हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल्पना कीजिए, भारत के दक्षिणी छोर पर बसा एक छोटा सा द्वीप, चारों तरफ समंदर, न ज्यादा संसाधन न ज्यादा सुविधाएं, और वहीं जन्म लेता है एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर भारत के करोड़ों युवाओं का सपना बन जाएगा। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है सपनों की, संघर्ष की, असफलताओं की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु का रामेश्वरम। एक साधारण मुस्लिम परिवार। उनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे, न ही बहुत अमीर, लेकिन उनके पास एक चीज थी, ईमानदारी और आत्मसम्मान। अब्दुल कलाम की मां आशियम्मा, जो घर आए हर भूखे को खाना खिलाती थीं, चाहे घर में खुद कम क्यों न हो। कलाम साहब बाद में लिखा करते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे धन नहीं, लेकिन मूल्य दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का भविष्य का राष्ट्रपति बचपन में अखबार बेचा करता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय रामेश्वरम स्टेशन पर अखबारों की सप्लाई कम हो गई। छोटा सा अब्दुल अपने भाई की मदद के लिए सुबह सुबह अखबार बांटने लगा, नंगे पैर, धूप में, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं। यहीं से उसके भीतर जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पैदा हुई। एक दिन कलाम साहब समुद्र किनारे खड़े थे। उन्होंने पक्षियों को उड़ते देखा और मन में एक सवाल आया, ये उड़ कैसे लेते हैं? यही सवाल धीरे धीरे सपनों में बदल गया। उन्हें आसमान आकर्षित करने लगा, उन्हें उड़ान पसंद आने लगी, और यहीं जन्म हुआ एक वैज्ञानिक के सपने का। स्कूल में कलाम साहब कोई टॉपर नहीं थे, लेकिन एक बात अलग थी, सीखने की भूख। उनके शिक्षक शिवसुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन उन्हें अपने घर बुलाया। समाज ने सवाल उठाए, लेकिन शिक्षक ने कहा, मैं अपने छात्र को ऊंचा उड़ता देखना चाहता हूं। यही विश्वास कलाम के जीवन की दिशा बदल देता है। कलाम साहब ने एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना देखा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। परिवार टूट सकता था। मां ने अपने गहने बेच दिए। कलाम ने मन में ठान लिया, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। कलाम साहब का सपना था फाइटर पायलट बनना। उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन परिणाम 9वां स्थान, जबकि चयन सिर्फ 8 का होना था। सपना टूट गया। वो बहुत दुखी थे, खुद से सवाल कर रहे थे। तभी वे स्वामी शिवानंद के पास गए। स्वामी जी ने कहा, जो तुम्हारे लिए नहीं बना, उसके पीछे रोना बंद करो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तय किया है। यही शब्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बने, क्योंकि यहीं से शुरू होता है एक ऐसे इंसान का सफर जो आगे चलकर भारत को मिसाइल शक्ति बनाएगा। एक सपना टूटा था, फाइटर पायलट बनने का सपना। लेकिन क्या हर टूटता सपना अंत होता है? नहीं, कभी कभी वही सपना किसी और ऊंचाई पर ले जाने की सीढ़ी बन जाता है। और यही हुआ।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ फाइटर पायलट नहीं बन पाने के बाद कलाम साहब के सामने दो रास्ते थे। या तो असफलता को अपना भाग्य मान लें या उसे अपनी ताकत बना लें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे शामिल हुए डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहां उनके हाथ में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, न कोई नाम, न कोई पहचान। सिर्फ एक चीज थी, सीखने की भूख। कलाम साहब ऑफिस में सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते। जब बाकी लोग कहते यह हमारे बस की बात नहीं, कलाम साहब कहते अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता। उनकी डायरी सिर्फ नोट्स से नहीं, सपनों से भरी होती थी। 1969 कलाम साहब को बुलाया गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें एक प्रोजेक्ट सौंपा गया, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। यह भारत के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह सम्मान और आत्मनिर्भरता का सवाल था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1979 पूरा देश इंतजार कर रहा था। लॉन्च की तारीख आई, काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। रॉकेट गिर गया। मिशन फेल। मीडिया टूट पड़ी। टीम का मनोबल गिर गया। और जिम्मेदारी किस पर आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम साहब खड़े थे। सबको लगा अब दोषारोपण होगा, लेकिन कलाम साहब ने कहा इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने एक भी इंजीनियर का नाम नहीं लिया। 1980 वही टीम, वही रॉकेट, लेकिन इस बार भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंच गया। पूरा देश जश्न में था। और उस दिन कलाम साहब ने क्या किया? उन्होंने पूरी सफलता अपनी टीम को दे दी। उन्होंने कहा यह मेरी नहीं, मेरी टीम की जीत है। यही था असली नेतृत्व। इसके बाद कलाम साहब को सौंपी गई भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। यहीं से जन्म हुए अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने लगा। और तभी देश ने उन्हें नाम दिया। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद कलाम साहब को सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी बच्चों से बात करने में। वे स्कूल जाते, कॉलेज जाते और एक ही सवाल पूछते, बताओ तुम्हारा सपना क्या है? उनका मानना था आज का बच्चा ही कल का भारत है। कलाम साहब का मंत्र, वे हमेशा कहते थे बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में आए। सपने वो होते हैं जो नींद ही न आने दें। क्योंकि अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली है। एक वैज्ञानिक, एक मिसाइल मैन अब बनने जा रहा है भारत का राष्ट्रपति। और यह सफर और भी भावुक होने वाला है। सोचिए जरा, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय लैब, रॉकेट, फाइलों और रिसर्च में बिताया हो, जिसे न राजनीति आती हो, न सत्ता की चालें,
वही इंसान एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनने वाला हो। अविश्वसनीय लगता है न? लेकिन यही था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन। साल 2002। भारत को नया राष्ट्रपति चुनना था। राजनीति में अपने अपने नाम चल रहे थे, लेकिन तभी एक नाम सामने आया जो राजनीति से बहुत दूर था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब यह प्रस्ताव उनके पास पहुंचा तो वे चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं तो एक वैज्ञानिक हूं, क्या मैं यह जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक नाम पर सहमत थे। क्यों? क्योंकि कलाम साहब किसी पार्टी के नहीं थे, वे भारत के थे। 25 जुलाई 2002 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक बात साफ कर दी, मैं इस पद को शक्ति का नहीं, सेवा का माध्यम बनाऊंगा। पहले जहां राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए दूर था, अब वहां बच्चे आने लगे। स्टूडेंट्स, युवा, शिक्षक। कलाम साहब घंटों उनसे बात करते, उनसे सवाल पूछते, और सबसे जरूरी सवाल, तुम भारत को कहां देखना चाहते हो? कलाम साहब का सपना था भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने युवाओं के सामने विजन 2020 रखा। इसमें था मजबूत शिक्षा, आत्मनिर्भर विज्ञान, स्वच्छ राजनीति, नैतिक नेतृत्व। वे कहते थे, अगर भारत को बदलना है तो इसकी शुरुआत क्लासरूम से करनी होगी। राष्ट्रपति होते हुए भी कलाम साहब का दिल हमेशा आम आदमी के साथ धड़कता था। जब कोई दया याचिका आती तो वे रात रात भर फाइलें पढ़ते। वे कहते थे, हर फाइल के पीछे एक इंसान की जिंदगी होती है। धीरे धीरे देश ने उन्हें एक नया नाम दिया, पीपल्स प्रेसिडेंट, चिल्ड्रंस प्रेसिडेंट, क्योंकि वे बच्चों की भाषा समझते थे। वे उन्हें डराते नहीं थे, वे उन्हें सपने दिखाते थे। इतने बड़े पद पर होते हुए भी न कोई निजी संपत्ति, न बैंक बैलेंस, न जमीन। उनके पास सिर्फ किताबें, कपड़े, सपने। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे वही सादा जीवन जीते रहे। 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, लोगों को लगा अब वे आराम करेंगे, लेकिन नहीं। वे फिर से बन गए टीचर कलम। उन्होंने फिर से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेक्चर दिए, बच्चों से मिले। वे कहते थे, शिक्षक ही किसी भी देश का सबसे बड़ा निर्माता होता है, क्योंकि अब हम कहानी के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अंत जो आंखें नम कर देगा, लेकिन दिल को हमेशा के लिए मजबूत बना देगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं रहे थे, लेकिन वे कभी राष्ट्र के मार्गदर्शक बनना नहीं छोड़े। उनके लिए पद कभी पहचान नहीं था। उनकी असली पहचान थी एक शिक्षक, एक प्रेरक, एक सच्चा भारतीय। 2007 के बाद
कलाम साहब के जीवन की रफ्तार और तेज हो गई। वे देश विदेश में लगातार घूमते, कभी आईआईटी में, कभी गांव के स्कूल में, कभी किसी छोटे से कॉलेज में। थकान, उम्र, इन शब्दों का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वे कहते थे, जब तक आप सीख रहे हैं, आप जवान हैं। कलाम साहब जब बच्चों से मिलते तो मंच से नहीं बोलते थे। वे उनके बीच बैठते, उनसे सवाल पूछते, उनकी आंखों में देखते और कहते, मुझे तुम्हारी आंखों में भारत का भविष्य दिखता है। उनके लिए हर बच्चा एक बीज था। अगर सही समय पर प्रेरणा मिले तो वही बीज एक मजबूत वृक्ष बन सकता है। कलाम साहब जानते थे, आज का युवा डर से भरा है। फेल होने का डर, पीछे रह जाने का डर। वे साफ कहते थे, असफलता जीवन का अंत नहीं है, यह अनुभव है जो आपको सफल होने के योग्य बनाता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अनुशासन सपनों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। अल्पकालिक सफलता दीर्घकालिक चरित्र से बड़ी नहीं होती। अगर हर युवा देश के लिए सोचे तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। कलाम साहब कभी खुद को सिर्फ मुस्लिम नहीं कहते थे। वे कहते थे, मैं पहले भारतीय हूं, फिर कुछ और। उनका जीवन सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल था। रामेश्वरम का मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीनों उनके जीवन का हिस्सा थे। उनकी जिंदगी किताबों से बनी थी। विंड्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये युवाओं के लिए रोड मैप थीं। वे कहते थे, किताबें सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी न कोई बॉडीगार्ड का दिखावा, न लग्जरी लाइफ, न अहंकार। वे इकोनॉमी क्लास में उड़ते, साधारण कपड़े पहनते, हर किसी से मुस्कुराकर मिलते। उनके पास था एक लैपटॉप, कुछ किताबें और ढेर सारे सपने, क्योंकि अब हम उस पल के बहुत करीब हैं जिस दिन एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते अमर हो गया। कुछ लोग मरने के बाद याद किए जाते हैं और कुछ लोग मरते ही इतिहास बन जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दूसरी श्रेणी में आते हैं। 27 जुलाई 2015, शिलोंग, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उम्र 83 साल। सेहत पूरी तरह साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी कलाम साहब ने लेक्चर देने से मना नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सबसे पवित्र स्थान था क्लासरूम। आखिरी लेक्चर, वही जुनून, वही चमक। वे मंच पर पहुंचे, प्रेजेंटेशन खोली। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वे युवाओं को बता रहे थे, पर्यावरण की जिम्मेदारी, विज्ञान की भूमिका और भारत के भविष्य की दिशा। उनकी आवाज में आज भी वही विश्वास था, उनकी आंखों में आज भी वही सपना था। अचानक एक सन्नाटा। लेक्चर के बीच अचानक वे रुक गए।
उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वे गिर पड़े। पूरा हॉल एक पल में सन्नाटे में बदल गया। डॉक्टर बुलाए गए, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भारत ने अपना सबसे सच्चा सपूत खो दिया। एक शिक्षक जो पढ़ाते पढ़ाते अमर हो गया। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को सिखाया, वही इंसान पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से विदा हो गया। इससे पवित्र अंत किसी शिक्षक का हो ही नहीं सकता। जब पूरा देश रोया, उनकी मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। राष्ट्रपति भवन, संसद, स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, हर जगह आंखें नम थीं। बच्चे रो रहे थे, युवा चुप थे। बुजुर्गों की आंखों में सम्मान था। उनकी अंतिम यात्रा, न कोई दिखावा, न कोई शोर, सिर्फ तिरंगे में लिपटा शरीर और करोड़ों दिलों की दुआएं। उन्होंने पीछे छोड़ा न कोई संपत्ति, न कोई बैंक बैलेंस, बल्कि छोड़ा एक विचारधारा, एक सपना, एक जिम्मेदारी। वे कहा करते थे, महान बनने के लिए महान पैदा होना जरूरी नहीं, महान बनना जरूरी है। अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहता है, तो 3 लोग इसे बदल सकते हैं: माँ, पिता और शिक्षक। श्रेष्ठता एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। कलाम साहब मूर्ति नहीं चाहते थे, वे चाहते थे सोच बदले, युवा जागे, भारत आगे बढ़े। उनकी असली श्रद्धांजलि है ईमानदार मेहनत, बड़े सपने और देश के लिए योगदान। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आप हार से डरते हैं? क्या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए, कलाम साहब आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतिहास नहीं थे, वो भविष्य थे। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे हर उस युवा तक शेयर करें जिसे एक दिशा की जरूरत है, और कमेंट में लिखें, ड्रीम बिग, जय हिंद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, लेकिन उनके सपने अब हमारी जिम्मेदारी हैं। जय हिंद।